Dear student, class 12th, subject chemistry, chapter electrochemistry. Dear student, we have learned the various type of conductivity just like molar conductivity, specific conductivity and electrolytic conductivity. We have also learned factor affecting the electrolytic conductivity. Dear student, today we are going to learn variation of conductivity with concentration, explanation of change in molar conductivity on the dilution. We have learned a renounced and reputed law, Kohlrausch law, applications of Kohlrausch law in different chemical mechanism. After that, we have studied galvanic cell, Daniell cell. Dear student, अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक, मोलर और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करी। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, जैसे जैसे किसी भी सॉल्यूशंस को या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड करते जाते हैं, मीन्स जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, बहुत कंडक्टिविटी, चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों कंडक्टिविटी डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन कैसा और किस अमाउंट पर है। मीन्स मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हुए चले जाते हैं या हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं, वैसे वैसे कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशंस की वेरिएशन शो करना शुरू कर देती है, डिफरेंस शो करना शुरू कर देती है। मीन्स कहा जाए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक या स्पेसिफिक या मोलर कंडक्टिविटी होती है, यह कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जब हम किसी सॉल्यूशंस को लगातार डाइल्यूट या कंसंट्रेट करते हैं, तब उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टिविटी में या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। डियर स्टूडेंट, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऐसी कंडक्टिविटी होती है उस सॉल्यूशंस की कि उस सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक मीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर जितने आयन प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। समझिएगा, हमने कहा कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन का हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने उसका वॉल्यूम लिया। उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या मीटर में जितने आयन प्रेजेंट होंगे वह उसकी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। अब यदि हम उस सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं, तो जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीज। मीन्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले आयंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे हम उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा, उस पर्टिकुलर प्लेस पर या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले आयंस का नंबर डिक्रीज होगा और आयंस के नंबर डिक्रीज होते ही पर्टिकुलर उस सॉल्यूशंस की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हुए चले जाएंगे। इसे यदि कंक्लूड किया जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर में जितने आयन उपलब्ध होते हैं, उन आयंस के द्वारा जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, वह 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर प्रेजेंट आयंस का नंबर, उनके द्वारा की कंडक्ट की गई इलेक्ट्रिसिटी ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। जब हम किसी सॉल्यूशंस को
डाइल्यूट करते हैं तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं उस पर क्यूबिक वॉल्यूम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले आयंस का नंबर डिक्रीज होता जाता है, जिससे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। मीन्स यदि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले आयंस का नंबर डिक्रीज होने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट या क्या वेरिएशंस देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, पहले हाँ जानना ये जरूरी है कि मोलर कंडक्टेंस है क्या या मोलर कंडक्टिविटी है क्या। डियर स्टूडेंट, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मोल लेते हैं, उस एक मोल पर जितने आयन प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं वह उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है। डियर स्टूडेंट, जब हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों, वाई? पहले ये समझा जाए कि मोलर कंडक्टेंस का मतलब है किसी सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मोल लेना, उस एक मोल पर प्रेजेंट आयंस या उनके द्वारा कैरी किए गए इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस को मेजर करना मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। जब हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आयन जल्दी लिबरेट हो जाता है और इस कारण से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मोलर कंडक्टिविटीज़ जो है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर इक्वल कंसंट्रेशन आर डिफरेंट। समझिएगा, यदि हम इस एक्सप्लेनेशंस को यहाँ जस्टिफाई करें तो यदि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण आयंस जल्दी रिलीज नहीं होता। ऑन द डाइल्यूशन, जब हम किसी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज लेस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब किसी भी सॉल्यूशंस की मोलर कंडक्टिविटी मेजर करिए, जब आप उसे डाइल्यूट करिए तो आप ये देखते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंपेयर करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कम डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जल्दी लिबरेट करते हैं आयंस को, चाहे डाइल्यूट किया जाए चाहे ना किया जाए। लेकिन जब डाइल्यूट करते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बाउंडेड आयंस फ्री हो जाते हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मीन्स कह दिया जाए कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब सॉल्यूशंस को डाइल्यूट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होने से, डेंसिटी डिक्रीज होने से पर्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ द मोलर कंडक्टिविटी शो द वेरिएशंस और deflection when we increase the dilution of particular solution। Dear student, जब हम किसी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं तब मोबिलिटी ऑफ आयन मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब मोबिल आयन ज़्यादा होंगे तब ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेगा और उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि हम डाइल्यूशन का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर ऑब्जर्व करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, चाहे जैसा कंसंट्रेशन हो, और अपने आयंस को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जब हाई कंसंट्रेशन होता है तब डेंसिटी भी हायर होती है। डेंसिटी हायर होने से इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी हाई होता है। ड्यू टू दिस रीजन, कौन कौन से रीजन हुए जब हमारा कंसंट्रेशन हाई होता है तो आयंस के बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है और इस कारण से आयन इजीली रिलीज़ नहीं हो पाता। जब हम उसे डाइल्यूट करते हैं तब आयंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है और रिजल्ट ये होता है कि आयन जल्दी ही लिबरेट और मोबाइल हो जाते हैं और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एट जीरो कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी बिकम कांस्टेंट।
This value is known as the molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity. डियर स्टूडेंट, अब ये माना गया यदि हम सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पर उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम जब होती है तब उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। लास्ट वन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इजीली आयंस को फ्री नहीं करते या पूरी तरह से वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। जब हम उन्हें डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने पर इंटर आयनिक इंटरेक्शन हाई हो लो हो जाता है, आयंस फ्रीली मूव होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही वो आयोनाइज हो जाते हैं। यदि हम किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं या मैक्सिमम डाइल्यूट कर देते हैं तो उसके आयन इजीली फ्री हो जाते हैं और इजीली फ्री हो जाने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से हमने ये जाना कि मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम उसका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, मीन्स हम उस सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करना से स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन या इंटर आयनिक इंटरेक्शन या इंटर मालिकुलर स्पेस या इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। मोबाइल जल्दी से रिलीज हो जाते हैं, मोबाइल या फ्री हो जाते हैं और इसी कारण से पर्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट कोलराउस लॉ। कोलराउस कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। At zero concentration, the molar conductivity become constant. This value is known as molar conductivity at infinite dilution or limiting molar conductivity. समझिएगा, जब हम कंसंट्रेशन को जीरो मानते हैं, मैं कहने का मतलब ये हुआ कि हम डाइल्यूशन करते करते इतना डाइल्यूट कर देते हैं सॉल्यूशंस को कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूट हो जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूट होने के कारण इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी जीरो हो जाता है, आयंस अपने आप फ्री हो जाते हैं। उस समय पर वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करते हैं। कब? जब उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट किया जाता है, जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन लेस हो जाता है, जब इंटर मालिकुलर फोर्स जीरो हो जाता है, तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करता है और उसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलराउस ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैलकुलेट करी और उन्होंने आपस में कंपेयर किया। जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्हें ऑब्जर्वेशन मिला। क्या ऑब्जर्वेशन मिला? ऑब्जर्वेशन ये मिला कि यदि किसी सॉल्यूशंस को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पर वह इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लेबल हो जाता है। हर आयन सर्टेन डिफिनिट कंट्रीब्यूशंस को परफॉर्म करता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी में। मीन्स जब हम किसी सॉल्यूशंस को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लेबल हो जाता है, आयन लिबरेट और मोबाइल हो जाता है, वह कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। इस कंडीशन पर उस सॉल्यूशंस के द्वारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट की जाती है वह उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। सो अकॉर्डिंग टू द कोलराउस, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when all the electrolytes are completely dissociated and the inter-ionic attraction are negligible, each ion make a certain definite contribution on the conductivity of electrolyte, irrespective of nature of the other ion with which it is associated. The value of molar conductivity of the electrolytes at infinite dilution is the sum of the ionic conductivities at definite dilution, indefinite dilution of cut and anions. समझिए, कोलराउस ने पहले दो कंडीशन रखें। पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट करना है। जब वो सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स इनफाइनाइट डाइल्यूट हो जाएगा तब वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो जाएगा। जब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तब उन
मॉलिक्यूल्स के आयंस के बीच लगा हुआ इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होने, कंप्लीटली डिसोसिएट होने के कारण आयंस लिबरेट हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे। उस समय पर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस होंगे, मीन्स कट आयन और एनायंस प्रोड्यूस होंगे, उन नंबर ऑफ कट आयंस और एनायंस के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाएगी, वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी? मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर इसे कंक्लूड किया जाए तो माना यह गया कि जब हम किसी सॉल्यूशंस को इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लिजिबल करते हैं, तब वह पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने से आयंस लिबरेट हो जाते हैं। आयंस लिबरेट होने पर अब हम इस कंडीशन पर यह तय करते हैं कि the value of molar conductivity of electrolytes of at definite dilution in the sum of ionic conductivity of infinite dilution of cation and anions में जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसके आयन से लिबरेट हो जाते हैं। उस कंडीशन पर प्रोड्यूस हुए एनायन और कैटायंस के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, वो उस सॉल्यूशंस के मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया डेल एम, एक्स ए और एक्स बी हमारे पास क्या होंगे, आप बुक में थोड़ा कंसल्ट करिएगा कोलराउस लॉ को। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज देन बी टेक ISCl, हमने हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। सपोज देन वैल्यू x = 1 है एंड y = 1 है। हमने दूसरा लिया MgCl2 x1 y2। अब हम क्या करेंगे, इसे इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मीन्स कहा जाए ये कि जब हम किसी सॉल्यूशंस को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं, तब जो उसके आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन वी टेक इलेक्ट्रोलाइट्स, we have take the electrolytes we form to take infinite dilution. At this condition, inter-ionic attraction is less. Ions are dissociated, compounds are dissociated, liberate the ions in form of mobile ion. That ions liberate and migrate independently one place to another place and perform the conductivity that known as the molar conductivity. Means at time when we take the solution in infinite dilution, completely dissociation is take place, inter-ionic attraction are negligible and migration of ion in independent. So molar conductivity is equal to the infinite dilution of the conductivity of anions and cations. That is known as the Kohlrausch law. Dear student, application of Kohlrausch law. कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट हमें ये जानना, यहाँ भी हम जान चुके हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। यदि हम किसी सॉल्यूशंस का 1 मोलर वैल्यूम वाला सॉल्यूशन लेते हैं, उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं, जिस कंडीशन पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाए, मोबाइल आयंस मोबाइल और फ्री हो जाएं, वो माइग्रेट हों इंडिपेंडेंटली और उनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन 0 हो जाए। इस कंडीशन पर उस सॉल्यूशंस के द्वारा मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो की जाती है और वह मैक्सिमम कंडक्टिविटी ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। चलिए अब हम पहला एप्लीकेशन जानने की कोशिश करते हैं कि कोलराउस लॉ के थ्रू कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जा सकती है। किसके थ्रू? कोलराउस लॉ के थ्रू। सो डियर स्टूडेंट, विद हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ we have evaluated the limiting molar conductivity for weak electrolytes. This law in the determination of molar conductivity of weak electrolytes, the determination of molar conductivity is not possible by the extrapolation of, but is may be calculated easily by Kohlrausch law. According to Kohlrausch law, when we
create a definite dilution of particular electrolytes. At that time, that electrolytes are completely dissociated, interionic attraction are negligible, ions are migrate independently without interionic force of attraction. So molecules are liberate and migrates from one place to another place in form of independently. At that time, cations and anions are moved freely. For example, the value of first we take example of weak electrolytes and their molar limiting conductivity. For example, value of limiting molar conductivity of acetic acid. Acetic acid में CH3COOH can be calculated by molar conductivities of CH3COONA, HCl and NaCl at definite dilution, because the molar conductivity at definite dilution of these electrolytes can be determined by easily. Dear student, यदि हम एसिटिक एसिड जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम CH3COONA, HCl और NaCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपेयर में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. Second, calculation of degree of ionization of weak electrolytes means with help of Kohlrausch law, we calculate the degree of ionization of that electrolytes they are weak. The molar conductivity of an electrolytes depend upon its degree of ionization. Molar or equivalent conductivity of an electrolytes become maximum at definite dilution, because in this stage electrolytes is considered to be ionized completely. The degree of ionization at definite dilution thus become unity. The degree of dilution that is represented by alpha of an electrolytes at a concentration is C given as. Dear student, the molar conductivity of an electrolytes depend upon its degree of ionization. किसी भी सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस डिग्री पर आयोनाइज हो रहा है, किस अमाउंट पर आयोनाइज हो रहा है, या किस क्वांटिटी पर वो आयोनाइज होकर के कैटायंस और एनायंस रिलीज कर रहा है. मीन्स आयोनाइजेशन की डिग्री अमाउंट ऑफ रिलीज आयन पर ही डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी. मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है वह मैक्सिमम होती है कब, जब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया जाता है. डियर स्टूडेंट, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैक्सिमम होती है. क्यों? बिकॉज इस स्टेज में इलेक्ट्रोलाइट्स को माना जाता है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका होता है. मीन्स जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं सॉल्यूशंस को तो ये माना जाता है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका है, और जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका है तब हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एट डेफिनेट डाइल्यूशन बिकम यूनिटी. तो उस समय पर जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो चुका होता है तब हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं. किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं? कोलराउस लॉ के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. किसके थ्रू? कोलराउस लॉ के थ्रू. डियर स्टूडेंट, बहुत सारे सब्सटेंस है जैसे AgCl हो गया या PbSO4 हो गया, ऑर्डिनरली आर कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल. ऐसा माना जाता है कि सामान्य टेम्परेचर पर या सामान्य ऑर्डिनरी कंडीशन पर ये सॉल्युबल नहीं है, मीन्स इनसॉल्युबल है. ये कहाँ सॉल्युबल हैं? ये सॉल्युबल हैं वाटर में, कुछ एक्सटेंट तक ही सॉल्युबल हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट में बी डिटरमाइंड easily with help of Kohlrausch law and from conductivity measurement of their saturated solution, since a very small amount of solute dissolve in water.
It must be completely dissociated into ions even in saturated solution. In this state, the molar conductivity is equal to the molar conductivity at 8 indefinite dilution according to Kohlrauss law. डियर स्टूडेंट, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो स्प्रिंगली सालुबल हैं, या ऐसा कह दिया जाए कि वो ऑर्डिनरी कंडीशन पर लगभग इनसालुबल हैं, जैसे AgCl हो गया या PbSO4 हो गया। लेकिन ये एक कुछ एक्सटेंट में ही सालुबल होते हैं जब इन्हें वाटर में इनका सालूशन बनाया जाता है। द सालुबिलिटी ऑफ साल्ट में बी डिटरमाइंड इजली। हम क्या ऐसे साल्ट की सालुबिलिटी को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? तो कोलराउस लॉ की हेल्प से। मीन्स कोलराउस लॉ के हेल्प से ऐसे सब्सटेंस जो लगभग इनसालुबल हैं या सम एक्सटेंट पर ही सालुबल होते हैं, उनकी सालुबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है, या उनका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर उनकी कंडक्टिविटी को भी मेजरमेंट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम वाटर में स्मॉल अमाउंट पर्टिकुलर सॉल्यूट की डिजॉल्व कर देते हैं और उसे डिजॉल्व करने पर यदि हमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, तो उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में पर्टिकुलर जो सॉल्यूट है वो स्मॉल एक्सटेंट पर मिला हुआ है, तो उस स्टेट पर जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी वह मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगी किसके? उस मोलर कंडक्टिविटी के या उस सॉल्युबिलिटी के, जब हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आर नोन, द वैल्यू ऑफ solubility may be calculated with help of Kohlrauss law. Last, calculation of ionic product of water. Dear student, Kohlrauss law के थ्रू हम वाटर के आयनिक प्रोडक्ट्स को भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके एक्शंस को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किसके हेल्प से? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कोलराउस लॉ के हेल्प से क्या किया जा सकता है? कंप्लीट किया जा सकता है। Dear student, with the help of Kohlrauss law, we calculate the ionic product of water or ionization of water and their product. Ionization of water may be represented by, बुक ओपन करिएगा, आपके सामने मेंशन होगा H2O, H plus plus OH minus, means H plus and OH minus ion are produced when water are lysed or ionized or dissociated in their ions. When we apply the law of Mohs action, तो अब मॉस सेक्शन 11th में आपको स्टडी कराई गई थी, तो हमने ये माना कि H2O सपोज जो भी आपने लिया उसका वो अमाउंट जो आयोनाइज हो जाएगा वो एक्टिव मॉस कहलाएगा, जिसे हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या किया है? इनक्लोज किया है। द कंडक्टिविटी ऑफ 1 लीटर वाटर कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ इट्स, तो आपको एक वैल्यू निकल कर सामने आएगी। और इस तरह से हम आयनिक प्रोडक्ट वाटर का कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोलराउस लॉ के through. Dear student, it's a so important question for your board or annual examination. It is a essay type question. Dear student, we are going to study the cell. Concept of cell means first the initiation of the cell, that is the galvanic cell. Dear student, galvanic cell is a electrochemical cell. It is a device which converts chemical energy into electrical energy. The working of this cell is based on redox reaction, but oxidation and reduction half cell reactions indirectly take place in two separate containers. Such type of cell was first of all manufactured by Galvani in 1780 and Volta in 1800. Hence, it is also called galvanic or voltaic cell. डियर स्टूडेंट, सेल है क्या? सेल एक डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस। व्हिच डिवाइस? इट्स डिवाइस is act or work at the change of energy. Which type of energy change into which type of energy? Means at a cell chemical energy which are stored in a particular material, its chemical energy convert into electrical energy by the help of a device. That device is known as a electrochemical cell. Dear student, this mechanism is based on redox reaction.
Redox means oxidation and reduction. Both reaction are performed in a device is known as a redox reaction. Means जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तब उसे हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाफ सेल रिएक्शंस माना जाता है। जो हमारे पास अभी गैल्वेनिक सेल की हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें हाफ सेल रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर में परफॉर्म कराया जाता है। इस तरह से पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनी और वोल्टास के द्वारा प्रिपेयर किए गए, इसलिए जिस डिवाइस को हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम पर जाना जाता है। दिस सेल टू electrolytic solution are taken into different containers containing different type of electrode. When electrodes are connected with a galvanometer by means of an insulated copper wire, oxidation take place on one electrode and reduction on other electrode. These reactions give rise to electric current. Electrode at which reduction take place is called cathode, while that at which oxidation occur is called anode. Means cathode of galvanic cell is positive pole and anode is negative pole. Electrons move from anode to cathode. Galvanic cell is considered to made up of two half cells where each electrode work as one half cell. Reaction that take place on each electrode are called half cell reaction. The working of galvanic cell may be explained by taking the example of Daniell cell. Dear student, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेल रिएक्शंस के फॉर्म में पार्टिसिपेट होती हैं जो इलेक्ट्रोड के थ्रू पार्टिसिपेट करवाई जाती हैं। हम गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन जो हैं उनको अलग अलग या सेपरेट कंटेनर में परफॉर्म करवाते हैं। ऐसे सेल में हम क्या लेते हैं, दो कंटेनर लेते हैं। दोनों कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पुटअप करते हैं या रखते हैं। इन में हम मेटल से बने हुए रॉड यूज करते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को परफॉर्म करेंगे। दैट आर द सेंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड। मीन्स हम मेटलिक रॉड के फॉर्म में एक्चुअली क्या है कि हम करते क्या हैं, इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। किसके थ्रू, एक इंसुलेटेड हम कॉपर वायर लेते हैं और अब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है और एक प्लेस पर रिडक्शन होता है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड और जहाँ पर रिडक्शन परफॉर्म होता है उसे हम कैथोड से नाम पर जानते हैं। और दोनों सेल्स के बीच में क्या होता है, दोनों सेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। चलिए, गैल्वेनिक सेल जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक डिवाइस है जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन अलग अलग कंटेनर पर परफॉर्म करवाई जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसका एक एग्जाम्पल हम डेनियल सेल लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स डेनियल। डियर स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल एक ऑर्डिनरी सेल है। इस सेल में एक जिंक मेटल का रॉड, उसे जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कराया जाता है, जबकि दूसरे कंटेनर में हम कॉपर मेटल का एक रॉड लेते हैं, उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कराते हैं। समझिए, आपने अभी जाना ये कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम रेडॉक्स परफॉर्म कराते हैं। इसमें हम दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर में हम ऑक्सीडेशन और दूसरी जगह हम ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करते हैं। मीन्स हमने यहाँ पर दो कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर में एक में हमने ZnSO4 और दूसरे में हमने CuSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। कौन से सॉल्यूशन लिए? ZnSO4 जिंक सल्फेट
एक कंटेनर में। सेकंड सेपरेट कंटेनर में हमने लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जिंक का रॉड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में सेटअप किया या डिप कराया, और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाले कंटेनर में हमने कॉपर से बना हुआ रॉड डिप कराया। मीन्स 2 इलेक्ट्रोड हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कराए। एक इलेक्ट्रोड जो जिंक मेटल का रॉड है उसे ZnSO4 वाले कंटेनर में, और दूसरा है Cu मीन्स कॉपर रॉड, वह इलेक्ट्रोड हमने CuSO4 वाले कंटेनर में सेटअप किया। डियर स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, इन दिस सेल रॉड ऑफ जिंक metal is dipped in the solution of zinc sulfate and a rod of copper metal is dipped in a concentrated solution of copper sulfate. These solutions are connected together by a inverted U tube filled with potassium chloride solution. That U tube work as a salt bridge containing saturated solution of potassium chloride. Carbon bowl is plugged on both sides of tube. Now only ion can pass through it. Now a complete cell. In this cell there is 2 half cells. तो हमने क्या किया, सेटअप सुनिएगा। सेटअप में हमने किया कि हमने 2 कंटेनर लिए। एक कंटेनर पर हमने ZnSO4 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिया। सेकंड कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनर पर लिया। ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाले कंटेनर पर हमने जिंक रॉड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, जबकि दूसरा कंटेनर जिसपे CuSO4 का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में फिलअप है, उस कंटेनर पर हमने क्या लगाया, कॉपर रॉड लगाया इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। दोनों कंटेनर्स को एक U शेप वाली ट्यूब से कनेक्टेड कर दिया। इस U ट्यूब पर पहले हमने KCl को फिलअप किया, और साथ में हमने इस पर फिलअप किया पोटेशियम क्लोराइड का इसमें सॉल्यूशन हमने फिलअप किया, और सॉल्यूशन फिलअप करने के बाद इस U ट्यूब को इन्वर्ट करके दोनों तरफ प्लग लगा के और दोनों कंटेनर से कनेक्ट करा दिया, जैसे कि आपको इस डायग्राम में अपीयर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एक U टाइप की ट्यूब है जिसे इन्वर्ट किया गया है। इसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिलअप किया गया है, और दोनों ओपनिंग पर क्या लगा दिया गया है, कॉटन का प्लग लगा दिया गया है, ताकि केवल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, मटेरियल का एक्सचेंज ना हो। तो इसे ये जो U ट्यूब है इन्वर्टेड लगाई गई है, जो पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन से भरी हुई है, यह सॉल्ट ब्रिज का वर्क करेगी जो दोनों को ऐड करेगी। डियर स्टूडेंट, अब वर्किंग करते हैं। तो हमने जाना कि ये रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस है। इसका मतलब एक जो 2 कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर पर हाफ सेल रिएक्शन हो रही है। तो पहला इलेक्ट्रोड है जिंक का, किसमें डिप है, ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप है। दूसरा कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोड है Cu और इलेक्ट्रोलाइट्स है CuSO4। मीन्स पहला सेंटर हुआ Zn और ZnSO4 का, और दूसरा सेंटर हुआ Cu और CuSO4 का। जब हम इन दोनों को किसके थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड जो कि जिंक रॉड एनोड का वर्क कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और कहाँ पहुँचता है, कैथोड जो कि कॉपर से बना हुआ है, यहाँ के ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से जब रॉड ZnSO4 के संपर्क पर आएगा तो होगा क्या, ZnSO4 जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क कर रहा है, ये आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होने पर पर्टिकुलर सेल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। सो डियर स्टूडेंट, वर्किंग ऑफ सेल। अब ये सेल वर्क कैसे करेगा, तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या सेटअप किया। हमने जाना कि ये गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमने यहाँ 2 कंटेनर लिए। पहला कंटेनर पर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स CuSO4 और दूसरे पे ZnSO4 वाला, जिसमें हमने ZnSO4 भरा है उस पर जिंक रॉड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, और जिसमें हमने CuSO4 भरा है वहाँ पर हमने Cu का रॉड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में सेटअप किया। दोनों कंटेनर्स को एक U शेप वाली ट्यूब्स जिस पर KCl और कॉटन प्लग लगाकर उसे फिलअप किया गया सॉल्यूशन को, उसे इन्वर्टेड कर दोनों कंटेनर को ऐड किया गया। इसे साल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या करेगा काम, ये प्लग लगा है और अंदर KCl भरा है, तो केवल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं करेगा। अब जैसे ही जिंक रॉड ZnSO4 के टच पर आएगी,
वैसे ही क्या ZnSO4 आयोनाइज होगा Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, और 2 Zn आयन जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जिंक रॉड को, और जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन होते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे, कैथोड पर। वहाँ पर AcUSO4 को क्या कर देंगे, डिसोसिएटेड कर देंगे, और इस तरह से रिएक्शन होगी। तो जाना जाए ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, और Zn मेटल्स जो होगी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, और रिडक्शन कहाँ पर किसका होगा, कॉपर रॉड का होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा और रिड्यूस हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट स्टडी हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सॉरी डियर स्टूडेंट, एक्चुअली क्या है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लर्न करिएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, और आप ये ध्यान दें कि उसको आप ज़रूर एक बार एलेबोरेट करें, और लाइव क्लासेस में हम उसे फिर से डेमोस्ट्रेट करेंगे। उसके लिए ब्लैक बोर्ड स्पेसिफाई है। दैट्स इज़ द कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। तो सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन, दैट इज़ द कोलराउस लॉ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड ये लॉ है। ये बोलता है कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं किसी सॉल्यूशंस को, तो मोलर कंडक्टिविटी तय की जाए कि पर्टिकुलर वन, हमने मोलर सॉल्यूशन लिया हुआ है, मान लेते हैं हमने 1 मोल सॉल्यूशन लिया है, तो 1 मोल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के किस अमाउंट को कंडक्ट कर सकता है जब उसमें फोर्स जैसी चीज़ें या इंट्रैक्शन जैसी चीज़ें क्या कर दी जाए, नेग्लेबल कर दी जाए। और इसी के थ्रू हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस निकाल कर बाहर किए। मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से रिलेटेड थी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कैलकुलेशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसके एप्लीकेशन है उसके सहित ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट, आप इस लॉज को लर्न करें, समझें और जानने की कोशिश करें, और सॉल्व करें कि कैसे हम डिफरेंट टाइप से इसके इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।